असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ जंगल सब असंतुलित हैं। हम मानव विज्ञान युग में यह सब अपराध कर चुके हैं, उसके बाद भी डींग हाँकने में बाज नहीं आए और सोचते हैं कि हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे, जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गई है। इस पर ध्यान देने की योग्य की इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे, आदमी को समझदार होना ही होगा। दूसरा कोई ठौर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो। अपराध तो अपराध ही है। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं, सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में तीन मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महाकाव्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है, उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही तीन कर्म हैं। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती हैं। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई हैं। पन्ने रंग गए हैं, ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं, तो इनके मूल में पाते हैं, इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। संपूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान हैं, उसमें यह माना गया है, आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्म कांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है। इसका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया, यह भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया, यह भी प्रमाण नहीं मिला। भैया आगे पढ़ो। हाँ, रुक जाते हैं दीदी, लंबा पैराग्राफ था तो हाँ एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी। तो जैसा कि मतलब मेरा जो इस पर ध्यान जा रहा है, मतलब पहले वाले जो पेज 11 पे जितनी भी बात है वो तो बेसिकली मानव धरती को खराब कर रहा है, हवा पानी मिट्टी खराब हो रहा है, हम भी पहले भी बात कर ही रहे थे। तो बाबा जी ने भी अपना बिल्कुल इस पे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जो है वो दिखाया है, बताया है। और मतलब क्या ही रहे हैं कि भैया, भाषा भी देखिए कि नीचे से 5वीं लाइन जो है पेज 11 पे कि मानव डींग हाँकने से बाज नहीं आया, अपने को समझदार मानते हैं, मतलब और धरती बर्बाद हो रही है, मतलब ये सारी चीजें करते करते फिर पेज 12 में जो है ना वो एक चीज आती है जो कई बार मेरे को लगता है कि नए साथियों को ना थोड़ा सा मतलब ग्रास्प करने में ऐसा लगता है कि एक डिस्कशन हो जाए तो ठीक रहता है। एक इसमें तीसरी लाइन लिखी है, भैया ये स्क्रीन पे भी इसको ठीक कर दें, पेज 12 का शुरू वाला पार्ट दिखा दें। बस 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 बस, है ना। तो ऊपर से जो तीसरी लाइन है, सभी राष्ट्रीयों के संविधान में तीन मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मतलब ध्यान दिला रहे हैं, मतलब क्या क्या रहे हैं, ये ऐसा विदित ही ऐसा दिख ही रहा है कि जितने भी राष्ट्र दिख रहे हैं हमको आज के समय में धरती पे, और इतिहास में जाए तो पिछले 1000-2000 साल तक या उससे भी पहले देखें, तो यहाँ पर भी कभी इस तरह से एक राष्ट्र की या राज्य की कल्पना की, तो वहां पर क्या हुआ कि मतलब राजा जो है उसके पास भी सेना रहेगी, और वो अपने देश के अंदर या राज्य के अंदर कोई अपराधी होंगे तो उससे भी जनता को बचाएगा, और पड़ोसी देशों से भी अगर कोई आक्रमण होगा तो उससे भी जनता को बचाएगा। इसके लिए राजा के पास में सेना होना एक आवश्यक समझा गया, क्योंकि कोई अपराधी के पास में बंदूक हो, तलवार हो, तो राजा के पास में उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी उस अपराधी को पकड़ सकते हैं, है ना। पड़ोस वाला देश जो है अगर कोई हमला करेगा, उसके पास में सेना होगी, तो हमारे पास भी सेना होनी चाहिए, और सेना के पास में हथियार होने चाहिए, और सेना वेल ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि पड़ोसी का मुकाबला कर सके।
तो ये इतिहास में हम देखते ही आ रहे हैं और अभी भी हम देखें, है ना, हमारे भी पड़ोसी देशों के साथ में जो कुछ हो रहा है, अखबारों के पन्ने आज भी रंगे ही हुए हैं। बाबा जी ने 20 साल पहले बोला पन्ने रंगे हुए हैं, अभी भी देखें तो अभी भी पन्ने रंगे हुए मिलते ही हैं कि भैया पड़ोसी देशों के साथ में उन्होंने ये हथियार ले लिए, ये वाले फाइटर प्लेन ले लिए, अब हमने ये ले लिए, उनके पास में ये तोप आ गई। मतलब बेसिकली क्या है, शक्ति केंद्रित शासन। ये बाबा जी ने जो कहा, इसको हमारे साथियों ने जब प्रिंट किया तो हाईलाइट किया। तो इसमें आता है शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है, मतलब या पहले शक्ति केंद्रित शासन को देख ले तो एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये कह रहे हैं कि भैया इससे बात पूरी नहीं पड़ेगी, तो एकदम से तर्क ये उभरता है कि भैया शक्ति केंद्रित शासन नहीं होगा तो क्या ये कह रहे हैं कि आर्मी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो नहीं होनी चाहिए, पुलिस नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो अपराधी खुल के और ज्यादा अपराध करेंगे, पड़ोसी देश हमला भी कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब कहना क्या चाहते हैं? तो बाबा जी समीक्षा कर रहे हैं कि अभी तक ना हमने, ये अगला सेंटेंस है, शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध से युद्ध, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही 3 कर्म है। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए, है ना। 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने कभी किसी युद्ध में देखा कि बहुत लाशें बिछी हुई हैं और बहुत लोगों की का वध हो गया है, डेथ हो गई है, और उनको अपने में ये देख के अच्छा नहीं लगा। ये चीजें आज तक भी हो रही हैं। एक एटम बम डालते हैं तो मतलब लाखों लोग मर जाते हैं। पिछली शताब्दी में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हर एक में करोड़ों करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। तो ये सब अभी तक भी 2000 साल के बाद भी हम यहीं पर ही पहुंचे हैं। तो ये हम जैसे जैसे आगे इस चीज को समझेंगे तो कह क्या रहे हैं कि आदमी जब समझता है तो गलत काम नहीं करता। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे अगर आप में से पूछूं कि आप सब कुछ बताएं अपने में से देख के कि कोई ऐसे प्रचलित गलत काम हो जो कई दूसरे लोग करते हुए पाए जाते हैं लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं करते, तो आप में से कोई शेयर करें, कोई भी, कोई 1-2 व्यक्ति, कोई ऐसे गलत काम आपने देखे हो जो कोई दूसरे लोग करते हैं लेकिन हम नहीं करते, आप नहीं करते। रजत भाई, उमेश भाई, सुनील भाई, और भी आप तीनों की तो मैं फोटो देख पा रहा हूँ सामने, और भी कोई हो, कोई भी एक उदाहरण देके बताइए, फिर उससे जो है ना आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बताएं भैया। एक्चुअली मैंने काफी बारी देखा है कि लोग जो हैं वो पेड़ों को जो है वो बहुत ही एक गिवन चीज लेते हैं कि ये पहले हमारे को प्रकृति ने हमारे को दे रखा है। ठीक है। जबकि वो जो चीज है उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि ना हमने पेड़ लगाए हैं और लगाए भी हैं तब भी वो हमारे नहीं हैं, वो ठीक है। तो लोग जो हैं एक बहुत ही बेसिक एक शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि घर के जब एक घर बनवाते हैं या घर के बाहर कोई पेड़ होता है तो जनरली अपनी स्लोप बनाने के चक्कर में उसको पूरा ढक देते हैं कंक्रीट से। ठीक है। तो उससे होता क्या है कि पेड़ जो है वो कुछ वर्षों में मर जाता है या फिर बिल्कुल सूख जाता है। उसका कारण ये है कि ना उसको धूप मिलती है, ना ऊपर से ना ही पानी मिलता है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहूंगा, प्रकृति को नुकसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो। और भी किसी के मन में कोई उदाहरण हो अपना इस तरह से कोई व्यक्तिगत शेयर करें, नहीं तो इसी उदाहरण पे भी हम जो जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच ही जाएंगे। बढ़िया हो। तो ठीक है, महेश भाई की बात को लेते हैं। अब महेश भाई आपसे सवाल है कि आप जब ये ऐसा चाहते हैं कि मैं पेड़ को नुकसान ना पहुंचाऊं, तो ये मतलब किसी डर की वजह से करते हैं कि भैया अगर मैंने पेड़ को काटा तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे या जुर्माना हो जाएगा या जेल हो जाएगी, और या मतलब आपको ये स्पष्ट है कि मुझे पेड़ काटना ही है, जुर्माना हो या ना हो, जुर्माना नहीं भी हो रहा होगा तब भी मैं पेड़ नहीं काटूंगा, तो क्या लगता है? नहीं भैया, मैंने इस चीज के बारे में थोड़ी समझ बना ली है अपनी कई वर्षों से, और हाँ। मेरा प्रकृति के जो प्रति थोड़ा रुझान भी है। तो मेरे को ये लगता है कि पेड़ों को हम कभी भी, मतलब मैं पर्टिकुलरली कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सरकार किसी को पकड़ने आए या ना तो आए। भी ठीक है, और ना पकड़ने आए तब भी भैया मेरे को तो ये वाला गलत काम नहीं करना है, ऐसी स्थिति लग रही है, ऐसा बयान कर रहे हैं ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। इसी तरह से जगह जैसे हम देखें तो अपने आसपास हमको कई तरह के अपराध होते हुए दिखते हैं। जैसे कि एक साधारण सा अपराध है कि शहरों में या पूरे मतलब हर जगह पे कहीं पे भी ईव टीजिंग होती है।
है ना। अब ईव टीजिंग होती है तो सरकार जो है वो क्या कह रही है कि पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए, है ना, निगरानी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी जगह जगह पे लगाए जाएं ताकि कोई भी कुछ कहीं पे भी कुछ कर रहा हो तो कम से कम सीसीटीवी की पकड़ में आ जाए। तो अब जब हम अपने में टटोल कर देखते हैं, तो जैसे मैं अपने में देखता हूं, तो अगर मैं ईव टीजिंग नहीं करता तो इसलिए नहीं करता कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कि कहीं कोई कैमरे की गिरफ्त में मेरा सबूत ना आ जाए, या है ना पुलिस ना पकड़ ले। हम ईव टीजिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने हमने ऐसा समझा है कि भैया ये चीज गलत है, तो पुलिस वाला खड़ा होगा तब भी नहीं करनी, और पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा तब भी नहीं करनी, कैमरा लगा हुआ है तब भी नहीं करनी, और कैमरा ना लगा हो तब भी नहीं करनी। ऐसा ठीक लगता है समझ के ना भैया, सुन के? बिल्कुल। ठीक है। तो हुआ क्या कि इस स्थिति को हम जैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी नासमझी में जब गलती कर रहा होता है तो उसको शक्ति केंद्रित शासन से नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने आसपास, और हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में बिना शक्ति केंद्रित शासन के दबाव प्रभाव में आए हुए वैसे भी गलतियां नहीं करते, है ना। तो जहां जहां पर हमारी समझ बन जाती है कि ये वाला काम गलत है, वहां पर हम नहीं करते। तो अब विकल्प के रूप पर यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में क्या निकल कर आ रहा है कि ऐसे समझदार लोगों की संख्या बढ़ जाए तो हमारे को पुलिस और आर्मी की जरूरत जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी या कम होती हुई दिखेगी? कम होती हुई। कम होती हुई दिखेगी। और अभी जो है क्या हो रहा है, पिछले 100 साल 50 साल से, या हम अपनी आजादी के बाद के 70 साल देखें तो हमें हमें ये पुलिस फोर्स, ये सीसीटीवी कैमरे लगाना, इसकी आवश्यकता बढ़ रही है या कम होती हुई दिख रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। एग्जैक्टली, है ना। तो आदमी जैसे जैसे समझदार होगा, ये पुलिस, ये कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीजों की आवश्यकता कम होगी, है ना। और जितनी नासमझी होगी उतना लोग एक दूसरे के साथ में ज्यादती करेंगे, एक दूसरे के साथ में अपराध करेंगे, और पुलिस, सेना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब चीजों की जरूरत बढ़ेगी। तो बाबा जी बेसिकली समाधान या समझदारी की तरफ जो ले जाने की बात कर रहे हैं, उससे सामाजिक व्यवस्था बड़े अच्छे से रिलेट होती है कि समझदार लोगों की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसका सही परिणाम, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट हमको एविडेंस जो यही दिखेगा कि हमें सीसीटीवी, अभी हमें लगता है कि सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, पुलिस फोर्स बढ़ाने की जरूरत है। फिर एक स्थिति कभी हम ऐसी सुखद कल्पना कर सकते हैं कि आएगी कि हमें लगेगा भैया अपराध तो इतने होते नहीं है, पुलिस वाले भी आराम से बैठे रहते हैं, सीसीटीवी में भी इतनी जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारे वेस्टफुल रिसोर्सेज हैं, इनको कहीं पे किसी पॉजिटिव जगह के ऊपर लगाया जाए, है ना। मतलब ये अब देखें तो हर एक देश का आजकल हम सुनने में आते हैं, हमारे देश का भी पता नहीं 30-35% बजट जो है वो सिर्फ डिफेंस में जाता है ना, पड़ोसी देशों का भी जाता होगा। तो हर देश अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसलिए लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है क्योंकि दो देश आपस में साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो एक घर में भी लोग साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, दो देश भी आपस में साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। जहां पर समझ की कमी होगी वहां पर शक्ति केंद्रित शासन की जरूरत होगी। तो जब तक समझ नहीं है तब तक इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन एक भविष्य में बेशक वो लंबा समय हो, एक दिशा ऐसी बने या एटलीस्ट हमारे पहचान में आए कि समझदार होगा आदमी तो ये शक्ति की भी, शासन को, शक्ति केंद्रित शासन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तो शासन को और शक्तिशाली बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि अपराध ज्यादा हो रहे हैं, गलतियां ज्यादा हो रही हैं, युद्ध ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक विशियस सर्कल में फंसे हुए। ये मुझे लग रहा था एक छोटा सा पॉइंट मैं इस पूरे पैराग्राफ में से रखना चाहता था। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और स्पष्टताएं बनेंगी। मुझे लगता है जहाँ भी रेफरेंस आता है मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। आप में से किसी का कुछ ध्यान गया, कोई बात करनी हो तो बताएं, नहीं तो अगले पैराग्राफ। भैया ये जो आइडियल कंडीशन है, ये जब जब कोई अपराध नहीं होगा, ये हम कब मानेंगे कि अब हम इस आइडियल सिचुएशन में पहुंच गए? ये तो भैया अपने आप ही पता चलेगा, जो उस समय में समाज में लोग होंगे उन्हीं को देखेंगे। लेकिन हम जब देख रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे बचपन से लेके अब तक की जो जर्नी हुई है, इसमें तो हम जिसे कहते हैं कि वो सही वाली दिशा में तो नहीं जा रहे, है ना। अभी तो ऐसा लगता है कि भैया ये
ये जो है ना, ये विजिलेंस ज्यादा होना चाहिए, ये पुलिस ही जो है यही हमको बचाएगी, लोग तो पता नहीं एक दूसरे के साथ में पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो अभी तो हम उस दिशा में चल रहे हैं। मेरा ध्यान केवल इतना है कि अगर हम क्राइम को अगर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से देखें, उसको कंपेयर करें, तो अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा वही है कि स्टैटिस्टिक के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि बीच में निर्भया केस वगैरह काफी हुआ था, और उस समय इंडिया की जो छवि है या जो दिल्ली की जो इम्प्रेशन है वर्ल्ड फोरम में, उसको काफी धक्का पहुंचा। और जब सिंगापुर में था उस समय में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम टोटल नंबर ऑफ क्राइम को पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इस नंबर को कम पाते हैं। तो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस रेशियो को समझा और उसमें ये निकाल के दिखाया कि सिंगापुर इज मोर डेंजरस देन इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। गेटिंग पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि अपराध तो है, लेकिन अपराध में आज भी समाज जो है वो उनमें अच्छे लोग या कम जो लोग अपराध नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लोग अपराध कर रहे हैं। ये इसमें ना दो चीज आती है, एक आते हैं जैसे आपने कहा ये स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा आता है फीलिंग वाला पार्ट। तो हम लोग तो दुनिया में रह ही रहे हैं, आप बेशक इंग्लैंड में बैठे हो, हम लोग इंडिया में बैठे ही हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से शायद हमें लगे कि हम बहुत सेफ हैं, लेकिन हमारे ही बच्चे या बच्चियां जब सड़कों पर जाते हैं तो हमें फील कैसा होता है ना? तो हम निश्चिंत महसूस करते हैं नहीं करते? आपके भी है ना परिवारों के लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो फीलिंग वाले पार्ट पे वो आश्वस्ति है या फीलिंग वाले पार्ट पे वो घबराहट है? क्योंकि काफी सारा क्राइम भैया इस तरह का जो होता है वो अनरिपोर्टेड भी रहता है, तो स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम के साथ में चलते हैं, तो वो एक दूसरी दिशा में जाने वाली बहस है। लेकिन एक दूसरे तरीके से देखें तो देश देश को छोड़ा जाए, समाज को भी छोड़ा जाए, परिवारों में परिवारों के सदस्य भी एक दूसरे के साथ में कैसे रह पा रहे हैं, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो है वो न्याय की फीलिंग पड़ रही है या अन्याय की फीलिंग पड़ रही है। तो काफी सारे स्टैटिस्टिक्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी की अदालतों में ऑलमोस्ट 2/3 केसेस जो है वो पारिवारिक झगड़ों के केसेस है। तो परिवार के जो लोग हैं, जिसमें तो हमारी ऐसी मान्यता रहती है एक आस्थावादी विचारधारा के साथ में कि भैया परिवार में तो साथ साथ रह ही पाना चाहिए, ये भी नहीं हो पाया तो फिर क्या करेंगे? तो इसके केसेस कितने बढ़ रहे हैं हमारे अपने बचपन से लेके आज तक की परिस्थितियों में देखते हैं, तो जायदाद के बंटवारे से लेकर के मम्मी पापा को कौन रखेगा अगर ज्यादा बच्चे हैं, तो भैया कोई रख के राजी नहीं है। और ये परिस्थितियां सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ में नहीं है, पढ़े लिखे घरों के भी ये वाली काफी सारी सिचुएशन हैं वो निकल कर आ रही हैं, आप जानते ही होंगे, देखते ही होंगे, है ना, किसी से छुपा नहीं है। तो ये इन चीजों की तरफ जो है वो इशारा कर ये है कि भी समीक्षा वाला पार्ट है, इसमें जितना टाइम लगाएं वो लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लगता ही है कि जाना हम समाधान की ओर चाहते हैं, है ना। देशों के बीच में युद्ध बाद में रुकेंगे, पहले परिवारों के बीच में, परिवारों के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो ठीक होंगी, है ना। ये ठीक ना हो और हम आइडियलिज्म की कल्पना करें, वो भी अपने आप में कहीं पहुंचने वाला नहीं है ना। हम जैसे विश्व शांति की कल्पना, वासुदेव कुटुंबकम की बात जो है हमारे यहाँ पे हजारों सालों से हो रही है, लेकिन परिवारों में रहना कैसा हो रहा है तो वो भी देख के काफी बार लगता है कि भैया यहाँ पे भी काफी पेन है। तो ये वाली तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था। तो हमें हमें ना काफी बार लगता है कि बड़े बड़े लेवल पे सारी चीजें ठीक हो जाए, और काफी सारी चर्चाएं भी हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज मीडिया में देखते हैं, तो वो उस लेवल पे हो रही होती है। परिवार में क्या हो रहा है ये देखा जाए, उसको ठीक किया जाए, वो ठीक होगा तो फिर आगे का क्रम चलेगा, ऐसा जो है एक क्रम। थैंक यू भैया। भैया ये जो अपराध को अपराध से रोकना, ये जो सब सेंटेंस लिखा है बाबा जी ने, उसमें उनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो हम जो कोई अपराध करता है उसको जो पकड़ने वाला है वो भी अपराध कर रहा है, ऐसा हाँ, उनका? हाँ, तो अभी भैया अभी क्या हो रहा है कि एक किडनैपर ने किसी को किडनैप कर लिया, हाँ जी, हम क्या करते हैं, अब हम किडनैपर को किडनैप कर लेते हैं,
बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको जेल में डाल दिया, तो मतलब क्या हुआ कि वो किडनैपर भी एक अपराध कर रहा था, तो हमने किडनैपर को किडनैप कर लिया। तो मतलब देखा जाए तो कार्य के रूप में दोनों चीजें एक जैसी लग रही है। अब यहाँ ये जो है ना भैया, ये अगर हम शब्द का ज्यादा विश्लेषण करेंगे ना तो कई बार ऐसा लगेगा कि बात जो है ना यहाँ पर असामाजिक हो रही है कि भैया तो क्या किडनैपर को छोड़ दिया जाए, ये भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अपराधी को पकड़कर जेल में ही भरते रहा जाए और हजारों साल से ये होता रहे, क्या क्या ऐसा लगता है कि ये वाला कार्यक्रम भी ठीक है ना? हम देखो ये पिछले 150 साल में शिक्षा का काफी फैलाव हुआ। जैसे हमारे हमारे अपने मम्मी वगैरह की जनरेशन पे, मम्मी पापा की जनरेशन में या दादा दादी की जनरेशन में काफी सारे लोग ऐसे थे जो कॉलेज वगैरह तक भी नहीं गए थे, काफी लोग तो हाई स्कूल में भी नहीं गए थे। ठीक है, ऐसा हम सब ने देखा ही है। अब बिल्कुल। हमारी जनरेशन तक आते आते कोई व्यक्ति ऐसा दिखता नहीं है हमें आसपास अपने परिवारों में जो कॉलेज तक ना जाता हो, है ना? तो ये तो समाज में शिक्षा का फैलाव पिछले 150 साल में बढ़ा है और अच्छी गति से बढ़ा है। तो एक तो ना काफी उम्मीद ये थी कि ये शिक्षा के फैलाव से आदमी समझदार हो जाए बिल्कुल। और इससे अपराध कम होगा, सामाजिक स्तर पर भी अपराध कम होगा और परिवारों में भी जीने की जो योग्यता है वो ठीक तरह से बढ़ेगी, ठीक से जीना हो पाएगा। सही इन है। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, हम्म, है ना? शिक्षा के बिल्कुल। फैलाव के साथ साथ अपराध भी समाज में बढ़ा ही है और शिक्षा के फैलाव के साथ साथ ही जो है वो पारिवारिक झगड़े भी बढ़े ही है। तो कहीं ना कहीं पर ये बड़ा ऐसा दिखता है कि भैया शिक्षा जिस तरह से है इसको फैलाने से आदमी समझदार हो जाएगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हाँ, लेकिन कामना तो है कि आदमी ठीक हो, बिल्कुल। है ना? इस कामना को हम रिजेक्ट कर दें, ये वाली चीज अधूरी लगती है। तो भैया ये हो ही नहीं रहा तो लेट अस गिव इट अप, छोड़ दो यार, जो होता रहेगा करते रहेंगे। चोर पकड़े उसको जेल में डालो, है ना? तो मतलब यही करते रहो, चोर ने जो करना है चोर करे, हमने जो करना है हम करें। तो ऐसा लगता है कि भैया ये वाली बात भी ठीक नहीं है। एक्चुअल में सामाजिक परिस्थितियां ठीक कर पाए, ये हम सबकी मूलभूत चाहना है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए विकल्प के रूप में बाबा जी समझदारी रख रहे हैं कि शिक्षा तो चाहिए, शिक्षा अभी समझदारी के बिना है ना? तो वो शिक्षा में कौन से वाले एलिमेंट्स मिसिंग है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन और यहाँ पर जो है जीवन विद्या कार्यक्रम में वो उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि स्किल्स भी चाहिए और समझ भी चाहिए। स्किल्स हो और समझ ना हो तो डॉक्टर भी शोषण करने पे आ जाता है, जैसा कि हम अपने आसपास काफी देखते ही हैं। काफी हमारे आसपास लोग जो है वो अस्पताल में जाते हुए घबराते हैं कि भैया पता नहीं सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। काफी सारे अस्पतालों का तो ये टारगेट बना हुआ कि जो आए उसको पकड़ के डरा धमका के उसकी सर्जरी कर दी जाए, भर्ती किया जाए और अपना बिल और प्रॉफिट बढ़ाया जाए। ऐसा सब सुनने में देखने में आता ही है ना भैया? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो तो मतलब डॉक्टर तो बना लिया हमने, अच्छा आदमी नहीं बना पाए। तो वो अच्छा आदमी बनाने का भी एक कार्यक्रम है जो अभी तक मानव जाति की पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें लगती है और यूनिवर्सल चाहना है। लंदन वालों की भी वो जरूरत है, पाकिस्तान वालों की भी वो जरूरत है, इंडिया वालों की भी वो जरूरत सही है। है ना? तो वो कैसे होगा? वो ये जो है अभी तक उसकी एब्सेंस में हम यही कर रहे हैं, है ना? अपराध को अपराध से ही रोक रहे हैं, गलती को गलती से रोक रहे हैं, युद्ध को युद्ध से रोक रहे हैं। ये चल रहा है। ये मजबूरी है, ये करना पड़ता है ना? ये नहीं कह रहे कि इसको किया ना जाए, ये करना पड़ता है, इसलिए कर भी रहे हैं। लेकिन लेकिन ऐसा ही चला आ रहा है और ऐसा ही चला आता रहेगा। ये जो है ये एक पीड़ा का कारण है। इतनी बात। सही, ठीक है। भैया दो छोटे छोटे सवाल हैं। अगर आप एक तो शासन शासन शब्द है, उसको अगर आप थोड़ा सा खोल पाए तो क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि डर से कोई व्यवस्था चलाना ही शासन है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है कि घर में किसी को श्रेष्ठ मानना। ये दूसरे पे बाद में आएंगे मैं भैया, फिर जब ठीक वो है ठीक ना फिर पहले को ही भूल जाता हूँ दूसरा ठीक सुन के। ठीक है। तो ये शासन की भैया ऐसा है कि जब तक आदमी समझदार नहीं होगा शासन की आवश्यकता तो है ना?
क्योंकि सब लोग नासमझ हो और शासन प्रशासन भी ना हो, फिर तो जो है वो चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी। लेकिन लेकिन आदमी जहां जहां व्यवस्थित होता है, ये हम अपने में परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण करके देख ही सकते हैं, जैसा अभी महेश भाई के एग्जाम्पल से हमने देखा था और ईव टीजिंग वाले एग्जाम्पल से भी देखा था। जैसे जैसे आदमी समझदार होता है, कम से कम उन व्यक्तियों के लिए शासन जो है ना, वो मतलब वो शासन को ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। ये लोग तो अपने आप ही व्यवस्थित रहेंगे, शासन की नजर हो या शासन की नजर ना, है ना। तो तो वो जो है वो शासन, भय देखा जाए तो भय से देखें नासमझ आदमी को तो शासन करना एक मजबूरी है, लेकिन आदमी नासमझ ही रहे ये भी कोई डिजायरेबल स्टेट नहीं है। तो नासमझ से समझदार में हो जाए, समझदार में कन्वर्ट हो जाए, तो आदमी भी ठीक आचरण करके खुश रहेगा और शासन का भी बोझ जो है वो थोड़ा सा कम होगा कि भैया चलो कितने लोग समझदार हो गए, ये तो अपने से ठीक ही चलेंगे। तो मतलब जो शासन की आवश्यकता जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है, इन द सेंस कि मतलब शासन को अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से शासन का जो ये एक काफी सारी ऊर्जा जो है वो नासमझी को हैंडल करने में लग रही है, वो एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव तरफ है वो शिफ्ट होगी जैसे जैसे हम समझदार व्यक्ति बना पाए। ये पूरा काम भैया समझदार व्यक्ति बनाने का। इंडिया में भी समझदार व्यक्ति बनने हैं, चाइना में भी समझदार व्यक्ति बनने हैं, पाकिस्तान में भी समझदार व्यक्ति बनाने हैं, यूएसए में भी समझदार व्यक्ति, हर जगह पे यूएस, हर जगह पे समझदार व्यक्तियों की जो है वो आवश्यकता है। तो ये जो है संजीव भाई, शासन का मतलब नियंत्रण से भी है, जैसा देव भाई कह रहे थे कि इस शब्द को अगर और खोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्वनियंत्रित नहीं होगा उसको परनियंत्रित करना ही पड़ेगा, है ना। जो स्वनियंत्रित हो जाएगा उसको फिर परनियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक ही आदमी हो तो अब शासन ने भी ठीक ही करना था, पहले से ठीक हो तो क्या करेगा शासन। जहां पर हम शक्ति केंद्रित शासन कह रहे हैं और बीच में कहीं नियम केंद्रित शासन भी आता है, तो कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि हम लोग नियम केंद्रित शासन में हैं। जब हमने रूल बुक बना ली है, तो इसमें और उसमें क्या डिस्टिंक्शन है? मतलब हम ऑलरेडी हमने नियम बना रखे हैं। नहीं, नियम जो है ना भैया, व्यवस्था के अर्थ में नियम या शासन के अर्थ में नियम, ये दोनों अलग अलग चीजें। जैसे कि एक स्कूल चलाना है ना, अब स्कूल चलाना है तो 40 बच्चे हैं क्लास में, तो 40 बच्चे एक ही टाइम पे आए तभी क्लास चलेगी। हम लोग भी अपना सेशन करते हैं तो भी दोपहर को 2:30 बजे का एक नियम बनाया हो कि 2:30 बजे आएंगे, है ना। तो ये कुछ नियम तो व्यवस्था के अर्थ में बनाने हैं, जिसका जब करे मन आ जाए, ऐसे तो फिर ये काम नहीं चलेंगे, ना स्कूल चलेगा ना ये वाला सेशन चलेगा, है ना। तो ये व्यवस्था के अर्थ में नियम है। फिर एक होता है नियंत्रण के अर्थ में नियम, उसकी बात जो है वो इससे अलग है ना। व्यवस्था के अर्थ में नियम वर्सेस नियंत्रण के अर्थ में नियम, ये दोनों अलग अलग चीज है। जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, आप सोचिए, ये थोड़े थोड़े बारीक बिंदु हैं। तो व्यवस्था के लिए नियम चाहिए ही भैया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नियंत्रण जो है, आदमी खुद ही ठीक होगा तो फिर उसको ऐसे, उसके लिए फिर नियंत्रण के नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, थैंक यू। आपका दूसरा प्रश्न देव भाई। भैया, परिवार में किसी को श्रेष्ठ मानना, क्या वो एक तरह से शासन को एक्सेप्ट करने जैसा है? ये बड़ा वेग सा क्वेश्चन है। मतलब कोई श्रेष्ठ है और उसको श्रेष्ठ मान लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो उसको, मेरा कहने का मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ये जो भी अरेंजमेंट चलाएंगे, जिस तरीके से परिवार को चलाएंगे वो ठीक है। तो उसमें इज इट प्रीटी मच लाइक कि हाँ, मैंने शासन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो भैया, अब जिसको श्रेष्ठ मान रहे हैं ना, मतलब वो वो मेरे को लग रहा है ये भाव वाली बात है। तो वो अगर वाकई में श्रेष्ठ होगा तो वो
शायद उसका शासन वाला पक्ष नहीं रहेगा। हम जहां जहां पर भी संबंध में, जैसे हम देखें भैया, जहां जहां पर भी संबंध में ठीक से रहते हैं ना, वहां पर हमारे को शासन की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, वहां पर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, है ना, तो घर में 4-5 लोग हैं, तो व्यवस्था की दृष्टि से एक ऐसा हम बना ही लेते हैं कि भाई घर में डिनर का एक टाइम रहेगा, कि मतलब सपोज कीजिए कि हमारा घर है, रात को 8:30 बजे डिनर होगा, है ना, तो 8:30 बजे डिनर होगा। ये व्यवस्था के अर्थ में नियम बनाया गया है, ताकि कोई व्यक्ति किचन में खाना बनाएगा तो बार बार ना एक एक व्यक्ति के लिए उसको ना बनाना पड़े, तो सब लोग इकट्ठा ही खा लें, एक ही बारी में सब्जी गर्म हो, एक ही बारी में तवा रखा जाए। ये व्यवस्था के अर्थ में नियम बन गया, ठीक है। अब इसमें सब लोग स्वनियंत्रित रहेंगे, तो फिर इस नियम को ना एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन द सेंस कि किसी को बाहर कोई जरूरी काम था, कोई ऑफिस से लेट आया वापस, उसको ऑफिस में काम था, कोई ट्रैफिक जैम में फंस गया और वो घर 9 बजे पहुंचा। अब हम बोले कि भैया अब तो तेरे को डिनर नहीं मिलेगा, है ना, डिनर का टाइम तो 8:30 बजे था। तो ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, संबंध को स्वीकारा हुआ है। अगर घर के सब लोग समझदारी से पेश आ रहे हैं तो हमें ऐसा स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया तुम 9 बजे आए हो, तुमको खाना नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन कोई गैर जिम्मेदारी से ही रहे, मतलब उसको ये ध्यान ही ना रहे कि भैया कोई किचन में खाना बना रहा है या कोई व्यवस्था है, वो अपने मर्जी से ही जो है वो आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कभी 9 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, फिर उनके ऊपर तो शासन करने की जरूरत पड़ती है कि भैया तुम 8:30 बजे आया करो भैया। फिर हमें बार बार कहने की जरूरत पड़ती है कि भैया तुम्हारे टाइम पे ना आने से चीजें गलत होती हैं, किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है, कोई बाद में डिस्टर्ब होता है, तो इकट्ठे आओ। तो फिर हम उस तरीके से चलते हैं। तो जहां जहां पर ये भी फिर वहीं से रिलेट हो रहा है, जहां जहां पर आदमी स्वनियंत्रित हो जाता है, समझदार हो जाता है, वहां पर हमें शासन एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां जहां पर नासमझी होती है, फिर वहां पर हमें कुछ एनफोर्स करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है नहीं है, ये अपने आंकलन पे डिपेंड करेगा और सामने वाले का भी जो आचरण है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसा मूल्यांकन हो रहा है ये तो घर वाले ही बताएंगे भैया। जी भैया। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी भैया। इसको नीचे कर दीजिए। भैया एक बात, एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। कल एक मूवी देख रही थी, छोटी सी बात थी। हाँ जी। तो 2 आंखें 12 हाथ, पुरानी पिक्चर थी। उसमें ये दिखा रहे थे कि ना, मतलब अब आप शासन की आवश्यकता है, मतलब जहाँ नासमझी है वहां पर हमें शासन की आवश्यकता है। वहां पर जेलर ने प्रयास किया कि मैं अपने स्वभाव से, प्यार से इनको बदलाव करने की कोशिश करता हूँ, परंतु वो उनकी नासमझी, वो चाहते भी थे अपने अंदर बदलाव करना, पर बार बार उनकी नासमझी उन पर हावी हो जाती थी। एंड में यही हुआ कि जो जेलर जो उनके अंदर बदलाव करना चाहता था, एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु वो उनको पूरा नहीं कर पाता। पर वो उनको समझ उसकी मृत्यु के बाद आती है कि उसकी 2 आंखें मुझे आज भी, हमें हमेशा देखती रहेंगी, जो है हम। पर वो समझे तो बहुत समय, लंबा समय ले गए, और उसके बाद व्यवस्था में परिवर्तन आया। उन 6 लोगों में परिवर्तन तो आया, पर एक लंबा समय ले गया। पर वो जो मुखिया जो उनको बदलाव करना चाह रहा था, वो उनको नहीं देख पाया। तो दीदी कोई समस्या नहीं है इसमें भी, मतलब मैं पर्सनली इसको ऐसा देखता हूँ। हाँ, अगर हम जीवन को समझ पाए कि ये तो जीवन है, और आज नहीं तो कल, मतलब ये परिवर्तन आ गया, तो ये बहुत बड़ी चीज। इसको ना दीदी ऐसे देख सकते हैं कि जो हम समझदारी की बात कर रहे हैं ना, उस समझदारी में कोई काम कितनी देर में होगा ये भी समझ में आता है। तो आदमी समझदार होगा, परिवारों की स्थितियां ठीक होगी, समाज ठीक होगा। ये 10-20 साल में नहीं होने वाला है। तो ये कल्पना करना कि ये 10-20 साल में हो जाएगा, ये अपने आप में भी एक नासमझी है। ठीक है। तो अब अगर बोले कि भैया ये 100 साल में होगा या 200 साल में होगा, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि भैया फिर मैं करूं ही क्यों, है ना। फिर अगर मैं मेहनत भी करूं और इसका फल भी मेरे को नहीं मिलेगा। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूं दीदी, हम जरा सा भी इतिहास की तरफ जाएं तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिस काम को किसी ने करना शुरू किया और उस काम में सफलता मिली,
उसमें 100-200 या उससे भी ज्यादा साल लगे। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। है ना, इन्होंने बिजली बनाने के प्रयोग किए। और आप लोग नाम नोट कर लीजिए जिन लोगों की ज्यादा रुचि हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने 1750 में जो है ना बिजली बनाने के प्रयोग शुरू किए, सन 1750 के आसपास। तो ये आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते थे जब बारिश का मौसम होता था, और इनको ये लगता था तो ये आकाश में बिजली कड़कती है और वेस्ट हो जाती है, मेरे घर में अंधेरा रह जाता है, तो ये आकाश की बिजली मेरे घर में आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ प्रयोग करने शुरू किए। फिर उससे आगे प्रयोग करते हुए अगली जनरेशन के लोगों ने प्रयोग किए, फिर अगली जनरेशन के लोगों ने प्रयोग किए। फाइनली सन 1910 में इंग्लैंड की किसी फैक्ट्री में पहली बार बिजली पहुंची। 1750 में प्रयोग शुरू हुए, बिजली कब पहुंची? 1910 में। कितने साल लगे? 200 से कम, मतलब 150 साल। हाँ, 160 160 साल। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बिजली का मजा ले पाया? नहीं, बिल्कुल सही बात। अब इस हिसाब से देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचेगा भैया मेरे को करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति कोई भी काम शुरू नहीं करेगा अगर वो अपनी शरीर यात्रा में उसकी सफलता का फल जो है वो भोग ना पाए। तो हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत सारे ऐसे काम करने शुरू किए। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। तो काफी सारे लोगों ने ऐसे प्रयोग किए, ऐसे है ना, ऐसे शोध किए, अपनी जिंदगी ऐसे कामों में लगाई जिसका फल उन्होंने नहीं भोगा, उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। है ना, बिजली बनाने में मेरा, आपका, हमारी पीढ़ी के किसी व्यक्ति का कोई योग नहीं है। 200 साल पहले, 100 साल पहले से लोग काम कर रहे हैं, फल हम भोग रहे हैं। एसी बनाने में, टेलीफोन बनाने में हमारा आपका क्या सहयोग है? 100 साल पहले लोगों ने प्रयोग किए और ये चीजों का फल हम भोग रहे हैं। तो हम क्या अपने आप को सिर्फ ये पाए कि लोग काम करते रहें और हम फल भोगते रहें? अगर हमको जिंदगी का ये वाला मॉडल स्वीकार है तो ऐसा भी सही। लेकिन फिर एक ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने पहले काम किए, उसका फल हम भोग रहे हैं, अब कुछ काम हम शुरू करेंगे, उसका फल आगे वाली पीढ़ियां भोगेंगी। मानव परंपरा ऐसे ही चली है। बिल्कुल, अपनी सार्थकता जब तक हम ना प्रूव करें। एग्जैक्टली है ना। तो इस तरीके से जब हम चीजों को देखते हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव आता है और फिर हम अपनी जो रजत भाई शुरू में कह रहे थे पूरकता उपयोगिता देख पाते हैं। नहीं तो हम बड़े नैरो दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या करता हूं तो उससे मेरे को क्या मिलता है। बहुत सही बात, थैंक यू भैया। हाँ जी, आगे कौन पढ़ेंगे? चैट में 2 सवाल है गुरली नीलिया, तो बोलना चाहेंगे? हाँ, तो पूछ ही ले। पर अभी तो शासन भी समझदार है, ये भी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो भैया दीदी, हो क्या रहा है कि शासन में भी लोग जो आए हैं, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग आए हैं, वो भी समाज में से ही आए हैं, है ना। तो अभी समाज में समझदारी नहीं है तो समाज ही रिप्रेजेंट होता है हर जगह के ऊपर। तो ये तो बहुत बारी ऐसा भी लोग मानते हैं जो शासन कहता है वो सही है, वो भी नहीं है। शायद समझदारी थोड़ा उससे ऊपर उठकर है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है दीदी, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो अभी ना हम लोगों को एक, मतलब ये पूरा मध्यस्थ दर्शन का विकल्प जो है ना, ये एक चीज को हम ये ध्यान रखें, हमें ना काफी बार ये लगता है कि हमें लोगों को समझाना है। तो मैंने इसको बड़े अच्छे से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मध्यस्थ दर्शन का जो पूरा का पूरा विकल्प है, ये लोगों को समझाने की स्टेज बाद में आएगी, पहले ये मुझे समझना है। तो हमें काफी बार ऐसा लगता है कि एक्चुअल में समझना तो दूसरों को ही है, मैं तो मतलब वो सब कुछ समझा हुआ हूँ। और काफी बार दूसरे लोग कभी सेशन में बैठे हैं तो उनका भी ऐसा ही एक निष्कर्ष रहता है कि भैया हम तो समझे ही हुए हैं, ये जो दूसरे लोग हैं इनको समझना है। तो हम लोगों में कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजों की अभी हमको भी स्पष्टता नहीं है। तो मध्यस्थ दर्शन पूरी व्यवस्था की जब हमारे अंदर एक क्लेरिटी बनती है, उससे अपनी इनकम्प्लीटनेस, अपनी गलतियां दिखनी शुरू होती हैं
जो कि मैं क्लियरली पिछले 6 साल के अपनी जर्नी में मैं ऐसा देख पाता हूँ कि कुछ चीजों को देखने का नजरिया मेरा पहले बिल्कुल अलग था और अभी जो है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। तो पहले मैं अपने आप को ठीक ही समझता था, मैं तो बचपन से ही बड़ा अच्छा आदमी था, मैं आपको बता सकता हूँ, है ना, और था भी अच्छा। ये मतलब किसी में मजाक के तौर पे नहीं कह रहा मैं, तो मेरे को सभी लोग मेरे आसपास वाले कहते ही हैं कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े समझदार हो, और लंबे समय से मेरे मतलब बचपन के टाइम से कहते थे कि ये बड़ा अच्छा लड़का है। लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि उस सारे अच्छेपन, उस सारी समझ के बावजूद कई चीजों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया, और वो ध्यान नहीं गया था जहां पर, वहां पर हम गलतियां कर ही रहे थे। तो जैसे जैसे मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने जैसे क्लेम किया कि मैं पूरे अस्तित्व को समझाऊं, तो ये 10 पुस्तकें जो है इसमें पूरे अस्तित्व को जैसे समझा है वैसे रखा है। तो जब हम इसको पढ़ने जाते हैं तो फिर हम देखते हैं, अरे भैया ये तो एक समझा हुआ आदमी इसको ऐसे देख रहा है, मैं तो इसको इससे उल्टा देखता था, है ना। तो फिर जो है वो अपने में एक 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 जो है वो शुरू होता है तुलन कि भैया बाबा जी ठीक कह रहे हैं या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो जब उस तरफ ध्यान जाता है फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अगर वो तुलन ही ना शुरू हो तो जैसा हम मान रहे हैं उसको ठीक ही मानते हुए जीते ही रहते हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सहमत हूँ मैं उस बात पे, तो कि पहले खुद को समझना। बिल्कुल भैया एक बार पर्सनली आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं। जब आप में समझ बढ़नी शुरू हुई हाँ तो जी, शुरुआत के दौर में, बिल्कुल हाँ जी, शुरुआत के फर्स्ट स्टेज पर थोड़ा सा गैप बना परिवार और उसमें, जैसे पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं परिवार के साथ एक्सेप्ट, अब अपनी बात सही को रखना शुरू करना, मतलब सही पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं थोड़ा सा परिवार के साथ या अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा गैप बनता है क्या, कभी ऐसा दीदी लगता है? वहां पर जो गैप बनता होगा वो अपनी जगह के ऊपर होगा। मैं उससे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ अपने गैप्स दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अपने गैप्स दिखने शुरू हो जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है है ना। तो फिर जो अपने गैप्स दिखने शुरू होते हैं, और जो अगर हमने अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकारा हुआ है तो अपने गैप स्वीकार नहीं होते हैं, है ना। तो फिर मेहनत होती है कि अपने को ठीक करना है, और फिर जो है ना ये समझने का प्रोसेस भी समझ में आता है। देखो हम अच्छे आदमी थे, हमसे गलतियां हो रही थी क्योंकि हमारे पास में ये पूर्णता वाला विकल्प नहीं आया था। मध्यस्थ दर्शन एक पूर्णता का, संपूर्णता का विकल्प है। तो हम जिनके साथ में जी रहे हैं वो भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, और वो गलतियां क्यों कर रहे हैं, उनके पास भी मध्यस्थ दर्शन का विकल्प नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अब जब उनके पास में पहुंचेगा, जब उनकी स्वीकृति होगी तो उनकी भी इंप्रूवमेंट वाली जर्नी शुरू होगी, है ना। तो अभी हमारे पास पहुंचा है, तो मतलब तो हम अपने में इसको प्रमाणित कर पाए, अपने में देख पाए, ये जो है मेरे को लगता है ये ज्यादा महत्व। अपने में भी प्रमाणित करने में टाइम लगेगा, तब तक हाँ अब ये दीदी इसका शॉर्टकट नहीं है, तब तक दूसरों को हाँ प्रमाणित कर लो, अपने में प्रमाणित होने के बाद में दूसरों तक हाँ पहुंचेगा। बिल्कुल सही जी भाई, ठीक। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा। मैं शुरू करूं? हाँ जी कीजिए। पेज नंबर 12 सेकंड पैराग्राफ। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मानव के वैचारिक रूप में समाधानित होना बनता ही नहीं रहता। मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की ऊटपटांग बात आती है। समाधि के बाद उसका शमन होता है। विकल्प विधि के अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ रखने की इच्छा
होती ही नहीं है, ये भी बात देखी गई है। तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए? मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूं कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं था। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। समाधि के में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं, इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब चीजें समझ में आ गईं। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों में नहीं लिखा, यह किताबों में नहीं निकला है, ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बातें निकल आईं। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जान माल की रक्षा करेगा, जबकि वो चीज अभी तक नहीं हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुई नहीं, अमन चैन तो बहुत दूर है। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवाद की सीढ़ी लगी है। उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्कसम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद ने तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में ना मानने वालों को पापी करार देते रहे, जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। यह सब इतिहास में लिखा है। तर्क संगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। दूसरा स्वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। पुनः झंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहता है भक्ति, विरक्ति और सुविधा, संग्रह सुविधा में के बीच में। संग्रह सुविधा से जब आदमी त्रस्त हो जाता है तब भक्ति विरक्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है। हर व्यक्ति सोच सकता है अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है परंतु इससे अच्छा होता नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी की खांसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा ना लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते हैं। यह शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल पक्ष है। बढ़िया हो गया भैया। तो इसमें जो है, जो पहला पैराग्राफ था पेज 12 में सबसे नीचे, और फिर जो है वो पेज 13 में जो पैराग्राफ हुआ है, इसमें शुरू में तो जो कुछ लाइनें हैं, ये सब तो बाबा जी ने अपनी समाधि वाली जर्नी के बारे में बताया है। तो मैं आपको बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ऐसे समाधि में बाबा जी ने क्या किया, समाधि में क्या निकल के आया, क्या हुआ, उस चीज में बहुत ज्यादा हम गहराई में जानने की मुझे पर्सनली कोई आवश्यकता नहीं लगती है। बाबा जी ने खुद भी जो है रिकमेंड ये किया है कि समाधि संयम वगैरह जो ऐसे 20-20 साल कोई आदमी लगाएगा, ये व्यवहारिक भी नहीं है। तो जैसा मुझे समझ में आया है बाबा जी ने कहा है, वैसा इस चीज को अध्ययन करके भी समझ में आ सकता है ना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा और उसके बारे में काफी कुछ सोचा
और सोच सोच के कुछ इक्वेशंस बनाई, कुछ प्रयोग किए और फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। और हम अगर उसको बाद में समझना चाहते हैं तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे बनाया, कौन से रंग का सेब गिरा था, सुबह गिरा था या शाम को गिरा था, ठंड में गिरा था या गर्मी में गिरा था, न्यूटन की उम्र क्या थी, क्या हमें इन सवालों में कितनी दिलचस्पी होनी चाहिए, या न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, हम उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्लासरूम में बैठकर समझ सकते हैं, इसमें कितनी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो बाबा जी ने भी जो ये कहा कि जो व्यक्ति बेसिक अनुसंधान करता है उसकी जर्नी जो है वो उस समय वो अस्तित्व से सीख रहा होता है। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को सेब से सीखा, लेकिन उसके बाद में जो लोग सीखेंगे वो क्लासरूम में बैठ के सीख सकते हैं। तो बाबा जी ने भी अपना अस्तित्व से, जो अस्तित्व के नियम है वो समाधि काल में सीखे, लेकिन एक बार एक व्यक्ति को वो अनुभव हो गया, वो समझ में आ गया, फिर दूसरे व्यक्ति जो है वो भी समाधि ही करें, इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो समाधि के प्रोसेस में हम लोगों को इतना समय अभी भी और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज की बार बार जरूरत रहती है। नहीं तो कुछ साथियों का ध्यान जो है वो समाधि वाले, वो काफी रोमांचित सा करता है कि भैया ये समाधि कैसे की, क्या कितने घंटे करते थे, ये सब। तो उस सब को हम अभी थोड़ा सा छोड़ देंगे। कोई व्यक्तिगत आपकी वो जिज्ञासाएं होंगी तो बाबा जी की जो आत्मकथा है, बायोग्राफी है, जीवन दिव्य पथ, उसको भी एक बार पढ़ लें और उससे भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी। हम ये निकले कि बाबा जी कह क्या रहे हैं समझने के बाद में। तो ये आगे पढ़ते पढ़ते जब हम जाते हैं पेज 13 के नीचे वाले पैराग्राफ में, तो एक जो बड़ी अच्छी बात आई कि जो ये आदर्शवाद वाली सीढ़ी थी, जो आदर्श वाला रास्ता था, आदर्शवाद वाला, वो लोगों को पर्याप्त नहीं पड़ा। फिर विज्ञानवाद आया, विज्ञानवाद के साथ में भौतिकवाद जो है वो जुड़ा ही हुआ था। ये काफी तर्क संगत रहा, है ना, इसमें लॉजिकली बात होती थी, ये लोगों को भा गया ना, कि लॉजिकली बात हो, लॉजिक डेवलप हुआ और लॉजिक से चीजें समझ में आती हैं, तो वो अपने में सहजता से स्वीकार होती है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, पहले एक हमारा कार्य प्रोग्राम होता था, उसमें एनोटेशन करने का एक तरीका होता था। अभी इसमें होता है भैया एनोटेशन वाला कहीं पे, किसी को मालूम है कि अगर मैं किसी चीज को हाईलाइट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता जी, हूँ? मार्कर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं पे आपके माउस जो है, प्रेजेंट नहीं कर रहा, कोई यूजर कर सकता है क्या? जी देव भाई जो भी इस स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये, हाँ, यहाँ पर जो है ना, ये 5वीं 6ठी लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, जहाँ पर तर्क के बारे में बात हो रही है ना। तो इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। बिल्कुल, हाँ, ये वाला जो है, इसको इसके आगे वाली लाइन है, पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। ये जो है, ये एक बड़ा बड़ा अच्छा क्लियर सा जो है ना वो प्रस्ताव रूप में बाबा जी रख रहे हैं। हम इसको कह भी, देख भी सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम में से कई लोगों के साथ में, मैं पर्सनली अपने को तो कह ही सकता हूँ कि आदर्शवाद की काफी सारी बातें जो है वो तर्क सम्मत नहीं लगती थी, तो इसलिए इसलिए उसमें थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट रहा, थोड़ी सी अरुचि रही, है ना। हमें लगता है कि लॉजिकल बात ही करनी चाहिए। तो जहां पर वो लॉजिक नहीं समझ में आता, तो फिर जो है वो उस चीज को कितना माना जाए कितना ना माना जाए, वो एक डाउटफुल सी बात रह जाती है। तो विज्ञानवाद ने तर्क दिया। फिर बाबा जी उसकी समीक्षा करते हुए अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि आदर्शवाद ने एक स्वर्ग की कल्पना दी थी। जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इसको पढ़ते हुए हम अगले पेज पर जाते हैं। जो स्वर्ग की कल्पना थी कि मरने के बाद में बहुत अच्छी अच्छी सी सुविधाएं मिलेंगी और बड़ी अच्छी जगह पर रहेंगे सब, है ना। तो वो ऐसा लगा कि विज्ञान ने जो स्वर्ग में मिलने वाली सुविधाएं थी वो यहीं पे ही तत्काल उत्पन्न जो है वो हमको उपलब्ध करवा दी है। तो काफी सारे लोगों का विज्ञान की तरफ इसलिए भी रुचि बनी कि हाँ भैया ठीक है, मतलब गर्मी, जैसे वो है ना, गर्मी का मौसम रहता है तो बड़े आसानी से हम लोग एसी वगैरह चलाकर अंदर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये तो स्वर्ग वाला ही फीलिंग आ गया, बाहर तो नर्क की भट्टी में बैठे हुए थे। तो वो विज्ञान वाला जो एक जो है वो उससे, ये सुविधाओं से जो सुख की कामना थी, वो कम से कम इंद्रिय सुख वाला पार्ट, वो विज्ञान ने काफी कुछ इसी धरती पर रहते हुए लोगों को मिलना मिलना मिलने लगा और उसको लोगों ने चख भी लिया, है ना। तो फिर आगे इसको चलते हुए इसी चीज की समीक्षा जो है वो और कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी पूरा नहीं पड़ा और फिर आदमी
आदर्शवाद और विज्ञानवाद इसके झूले में झूलता रहा, इस प्रकार मानव झूलता गया। ये वाली चीज है, हम लोग अपने में भी इस चीज को देख ही सकते हैं कि लाइफ में दोनों चीजों को हम कैसे देखते हैं। तो ऐसे करते हुए इतना ही था इसमें जो मुझे ऐड करना था। आप में से किसी के मन में कोई बात आई हो जो करने का मन हो तो बताएं। भैया जो इसमें एक लाइन है, मानव की समझदारी तरंगवत है। तरंगवत मतलब वीव्स में, जैसे युगों में उन्होंने आगे बताया है, उसका वही मतलब है। ये इसको सेंटेंस को पढ़ लेंगे, कहाँ पर था ये वाला लाइन? ये पेज 13 पे है, शुरू वाली पैराग्राफ में नीचे से 5th लाइन, मानव की समझदारी तरंगवत है। तो तरंगवत मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी थी कि वेव्स में होता है, मतलब युगों में। वेवरिंग वेवरिंग क्या कह रहे हैं? जी मानव की समझदारी नहीं, वो ठीक है। मेरे पे कोई और कमेंट भी आ रहा था किन्हीं साथी का, मैं सुन नहीं पाया, मैं वो रिपीट करने के लिए। मैं बोला मानव की समझदारी तरंगवत है। तरंगवत मतलब वेवरिंग का आशय है, ऐसा नहीं कि वेव्स जैसा है। वेवरिंग वेवरिंग माइंड, ये सच और झूठ के बीच में वो। ओके, वो जो झूला झूलने वाली जो स्थिति है, ऐसा कह रहे हैं भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे। ओके, पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। फिर राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाई, राजा जान माल की रक्षा करेगा, लेकिन वो हुआ भी नहीं जान माल की। तो ठीक है, वो वेवरिंग वाला टाइप है। तो उम्मीद करता है कुछ, तो उम्मीद करने के लिए जहाँ पर है उससे बेहतर की कल्पना से आगे जाता है। फिर वो आगे जाता है तो शायद वहां से भी वो कल्पना पूरी नहीं होती, तो पीछे वाली चीज तो पहले से ही खराब समीक्षित हुई थी, फिर किसी और विकल्प की तो चलता है। ऐसा उमेश भाई कह रहे हैं, कुछ कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने इस शब्द को बहुत महत्व पहले दिया नहीं था, तो अभी इसको ऐसा ही मानकर चल लेते हैं। दीदी, मेरे को लग रहा है मेनली एसेंस आ जाए इसका हमारे को, तो एक एक शब्द की इतनी यहाँ पर देख लेंगे, किसी और साथी से भी पूछ लेंगे बाद में। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कोई और है वॉलंटियर या मैं शुरू करूं? मैं पढ़ सकती हूँ अगर कोई और नहीं है तो। जी पढ़िए गोल्डन। हाँ, विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चितता की ओर चले जा रहे हैं और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वे अभी तक सफल नहीं हो पाए, ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक एक सेकंड के लिए रुकेंगे दीदी। मेरे को ना सिर्फ इतना हाईलाइट करना था कि जो ये फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, ये एक्चुअल में इस चैप्टर का टाइटल भी जो है वो जीवन विद्या एक परिचय है। तो ये बैकग्राउंड वगैरह देते हुए अपनी जर्नी के बारे में बाबा जी बता रहे हैं। ये 22 पेज तक है ना, अभी हम 15 पेज पे हैं। फिर इसके बाद में 23 पेज से एक्चुअल में जीवन विद्या क्या है, उसमें ये शरीर और जीवन का भेद और जीवन का स्वरूप, इसके बारे में डिटेल में बात जो है, जो एक्चुअल में कंटेंट है वो आएगा वहां पर। तो हम ये भी देख लें कि हम मतलब वहां पर मेरे को लग रहा है कि वहां पर हमारी जो एक्चुअल में कंटेंट को समझने के लिए चर्चाएं जो है वो मतलब ज्यादा होंगी। अभी यहाँ पर हम इसमें एसेंस को लेते हुए थोड़ा सा मतलब जल्दी चल लें तो आगे मेन कंटेंट पर पहुंच पाएंगे जल्दी, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आप चलाएं दीदी। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है, वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है, इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियां बरकरार हैं। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया।
समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है। अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए कि योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई है। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। इस परिश्रम को कौन दोहराता है, यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, उसे हम सटीकता से देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको अब समझने की जरूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक ही हो जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहाँ भी अस्तित्व बोध कराने गया, हर जगह अस्थिरता, अनिश्चितता को देखता रहा और लोभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह की तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम होकर ही जीते रहे। सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, इसको समझाना ही है। मैं जैसा जांचता हूँ अपने में वैसा ही आपको भी जांचना ही है, और जांच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होते हैं। तब दूसरों को समझाने के लिए आप अपने को अर्पित करना होता ही है। जब हम दूसरों को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मूल मुद्दे में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित ही रहती है। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है, हर मानव में वह अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। यह इस प्रस्ताव का अर्थ है, प्रयोजन है। ठीक है दीदी, रुक जाते हैं आप। तो यहाँ पर भी समीक्षा थोड़ी सी शुरू करते हुए, शुरू में जो है ना बाबा जी ने बोला कि जो विज्ञानवाद है वो मानव को यांत्रिक कार्यविधि के रूप में देखता है। ये यांत्रिक वाला शब्द आया है। ये आगे भी चल के पैराग्राफ शुरू ही जो होता है ना पेज 14 पे देव भाई, विज्ञानवाद से जो इसमें यंत्र वाले पार्ट को हाईलाइट कर दीजिए। पेज ये लाइन 2 पे आता है यंत्र, और फिर लाइन 4 में भी आ रहा है। लाइन
टू मतलब ये विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ये सिर्फ शरीर है या शरीर के अलावा कुछ और भी है। तो अगर हम किसी मतलब ऐसे साइंटिस्ट से पूछें या मतलब मेडिकल साइंस में जाएं तो वहां पर जो है वो शरीर का ही सारा इलाज है ना, शरीर के अलावा जो है कोई एंटिटी और कोई मेडिकल साइंस में पढ़ाई नहीं जाती है ना। इवन जैसे ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ये सारा का सारा जो है ये शरीर से लेने वाला का है। शरीर से ही, शरीर पर ही फोकस्ड है ये सारी की सारी पढ़ाई। तो शरीर और जीवन कुछ और है। अगर कुछ ऐसी अवधारणा होती साइंस में तो फिर जीवन के बारे में भी साइंस में कुछ होता। साइंस में जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में इस तरह की कोई भी कंटेंट जो है वो नहीं है। तो इसको यांत्रिकता कह रहे हैं कि मानव को एक यंत्र के रूप में पहचाना है। तो ये एक जो है वो हाईलाइट करने वाली बात है। तो यहाँ पर बाबा जी ठोक बजाकर बिल्कुल फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि मानव सिर्फ एक यंत्र नहीं है। हम अपने में भी टटोल कर देखें तो मैं एक यंत्र हूं, ये हमें खुद को भी स्वीकार नहीं होता है ना। यंत्र में भावनाएं नहीं होती, हम में भावनाएं हैं। तो अब ये भावना वाला पार्ट जो है ये कहाँ पर है, ये शरीर से अलग चीज है। तो जो हमने शुरू के सेशंस किए हैं ये पुस्तक पढ़ने से पहले, उसमें हमने इस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात की भी है कि मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। तो बाबा जी इस शिविर में जो उन्होंने लिया, इसमें अब जीवन एक रियलिटी है, उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है। ये यहाँ से शुरू किया और ऐसे इसी को करते हुए इसको आगे चला रहे हैं। पेज नंबर 15 में जो है देखें तो शुरू की 5-6 लाइनों में, नेक्स्ट पेज पे देखें देव भाई। तो ऊपर से 7वीं-8वीं लाइन जो है वो आ रहा है कि जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन करा सकते हैं। तो अक्षय बल, अक्षय शक्ति क्या है कि जैसे शरीर जो है ना, शरीर की बल और शक्ति खर्च होती है। इन द सेंस कि हम किसी शक्ति के साथ में शुरू होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में थक जाते हैं, फिर हमें आराम की जरूरत पड़ती है। फिर जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, फिर हमें खाना चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए रहता है, फिर कुछ आराम चाहिए रहता है, मशीन थोड़ा शांत हो जाती है, फिर से मशीन काम करने के लायक हो जाती है। तो शरीर जो है, शरीर एक मशीन की तरह से काम करता है, एक यंत्र की तरह से काम करता है। जीवन को हमने अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। मतलब जीवन का बल और शक्ति खत्म नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये खर्च हो गई है ना, ये लगातार बनी ही रहती है। हम जितना भी सोचना चाहें उसको लगातार सोच ही सकते हैं। इस तरह का भी हमने जो है वो पहला ये जो शरीर और जीवन के डिफरेंसेस जो थे जब हम देखे थे तो उसमें हमने ये वाली बातें की थी। अब बाबा जी यहाँ पर उन चीजों की तरफ हल्के से ध्यान दिला रहे हैं और फिर अगले चैप्टर में इसकी डिटेल में भी चर्चा होगी। तो जीवन जो है ये अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। अभी सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहे हैं और इसको आपको भी समझाया जा सकता है। मतलब बाबा जी क्लेम कर रहे हैं कि मैं देख लिया हूँ, समझ लिया हूँ, जिसको भी ये समझने की जिज्ञासा हो मैं उसको भी समझा सकता हूँ। आपकी जिज्ञासा हो तो आप भी समझ सकते हैं और फिर समझने के बाद में समझा सकते हैं, है ना। और हमारा विश्वास है, निष्कर्ष है कि आपको समझने की जरूरत है। तो आपको समझने की जरूरत है, ये आपका भी निष्कर्ष बने तो फिर आप समझेंगे। इस तरह की बात जो है बाबा जी यहाँ पर रख रहे हैं। फिर इसी के 3-4 लाइन के बाद में मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है। तो किसने देखा है? बाबा जी कह रहे हैं मैंने देखा है, बिल्कुल क्लियरली आई अंडरस्टैंड इट। इस चीज को, ये मध्य दशा की मूल अवधारणा है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। तो हमने पहले भी बातें की हैं कि बाबा जी धीरे से अब उस तरफ जो चर्चा को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे चलते हुए ये वाला पैराग्राफ जो है हमने पूरा कर लिया था, पेज 16 का तक, है ना। तो इस पे कोई और बिंदु हो किसी का ध्यान रखने वाला, ध्यान दिलाने वाला तो बताएंगे, इसमें भी बात कर सकते हैं।
संजीव जी, इस पेज नंबर 14 में सेकंड पैराग्राफ में जो ये बात लिखी है कि आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। हम्म। तो यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि जो मन, मतलब मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। तो ये एक तो इसको अगर देखें तो हमारे ना दो चीज है संवेदनशीलता में। अगर हम देखें, एक है भावनाओं के लेवल के ऊपर और एक है इंद्रियों के लेवल के ऊपर। जो संवेदनाएं हैं, संवेदना बाबा जी ने इंद्रियों के लेवल के ऊपर बोला है। और फिर संवेदनशीलता का काफी बार जो मतलब जो है वो लाइक फीलिंग्स के लेवल के ऊपर, मुझे कैसा लग रहा है, दूसरे को कैसा लग रहा है, इस चीज को कह रहे हैं। तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। तो पहले देखते हैं कि आदर्शवादियों ने क्या क्या किया। आदर्शवादियों ने तप तपस्या की, है ना। तो तप तपस्या का क्या मतलब हो गया कि ये जो सुविधाएं वगैरह है, इसको छोड़ छाड़ के शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना। और काफी सारे तपस्वियों ने तो शरीर के साथ में बहुत ज्यादती भी की। शरीर को लंबे समय तक भूखा रखा, शरीर को लंबे समय तक बिना कपड़ों के रखा, है ना, बड़ी ठंड में रखा। ये इस तरह के सारे काम जो जो है वो आदर्शवादियों ने, आदर्शवादी परंपरा में किया गया। तो एक तो उस सेंस में हम देख सकते हैं कि संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। ये जितने ये समाधि संयम वाले काम है वो बेसिकली देखा जाए तो इसी कैटेगरी में आते हुए लगते से है ना। और दूसरा जो हम भक्ति विरक्ति की बात करते हैं, काफी आदर्शवाद में वो वाला भी एक विचारधारा है, ईश्वर भक्ति, है ना। उसमें ऐसा बोला गया है कि ये संसार में आसक्ति जो है ये काफी दुखों का कारण है। तो संसार में आसक्ति नहीं रखनी है ना। संसार को बंधन के रूप में देखा गया। तो संसार को छोड़ा जाए में संसार में परिवार और ये वाली चीजें भी जो वो आ ही जाती हैं थोड़ी सी, तो ईश्वर की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये भी जो है वो संवेदनशीलता को नकारने वाली कैटेगरी में ही आएगा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। थैंक यू। आगे पढ़े। हाँ, आप बताइए। मतलब 3-4 मिनट रह गए हैं, तो पढ़ना हो तो एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फिर वाइंड अप कर देंगे। पेज 16 सेकंड पैराग्राफ। हाँ जी। विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उससे पहले की सीढ़ी आदर्शवाद है, उससे पहले की सीढ़ी ग्राम कबीला संसार है, उससे पहले सीढ़ी जंगलों में भटकता हुआ आदमी शिला युग है। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुंचे। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज हमको प्रस्तुत की उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना। मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रयत्न किया और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। इस वैचारिक प्रयत्न में हम अंत में यह पाया कि सभी मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है, धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। उसी प्रयत्न में हम चल रहे हैं। जब मैं देखिए पहले ये तय कर लें कि अगर तो और सभी साथी और 10-15 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो अगला पैराग्राफ भी पढ़ें, और अगर भी 4 बजे बंद करना है तो यहाँ पर रुकें। देव भाई, सुनील भाई, या फिर 5 मिनट अगर कोई किसी बात पे डिस्कशन के लिए रखने हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ते हैं भैया, एक है ना, यहीं पे रुक जाते हैं। और इस पैराग्राफ को जो है, मतलब इसमें जो एक आध बात है शुरू में, तो बाबा जी ने इसमें मानव जाति की परंपरा का इतिहास जो है वो कबीला युग से होते हुए विज्ञान के युग में हम आज पहुंचे हैं, और फिर बाबा जी ने उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है
है ना। तो मूल में जो है वो एक लाइन है यहाँ पर जो मेरे को इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा लग रही है। सार संक्षेप में इसको भैया हाईलाइट कर लें। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज हमको प्रस्तुत की उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर बाबा जी क्या कह रहे हैं कि पूरा मानव जाति का इतिहास, वो जंगल युग, शिला युग, कबीला युग, ग्राम युग और विज्ञान युग, बीच में आदर्शवाद युग, ये सब होते होते जहां पर हम पहुंचे मतलब बाबा जी जहां पर 1950 के टाइम फ्रेम में पहुंचे थे, वहां पर जहां मैं पहुंचा हूं वहां पर मैं संतुष्ट नहीं, है ना। ऐसा फील आता है कि भैया हाँ चीजें, ऐसा एक एंगल से लगता है कि विकास हुआ भी है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ रास्ता भूले हुए से भी है, कुछ चाहिए और था, जाना कहीं और था, पहुंच जा कहीं और रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो जहां हम पहुंचे हैं वहां उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। मेहनत खूब हुई है, परंपरा ने काफी कुछ दिया भी है ना, हमारे हमारे सामने भी सारी चीजें तैयार करके रखी हैं, इतना विकास हुआ है, लेकिन एक संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंचे। उसके बाद में फिर अपने जो प्रश्न हुए उन प्रश्नों के लिए बाबा जी ने कहा कि फिर मैंने उसको अपनी जिम्मेदारी पर उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की है, और जो पाया है वो ऐसा लगता है कि ये तो सबकी आवश्यकता है, सबके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। इस प्रयत्न में हम चल रहे हैं, पूरे मानव कुल के सामने इस चीज को प्रस्तुत किया जाए ऐसा लगता है। तो ये जो था इस पैराग्राफ का सारांश है। कुछ प्रश्न वगैरह होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो बताएं, नहीं तो फिर बाकी बात कल करेंगे। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी। जैसे उन्होंने जो मानव यंत्र नहीं है जो वैज्ञानिक सोचते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी जो वो मूवी आई थी शकुंतला देवी, तो उसमें वो उनका ब्रेन मेजर करते हैं साइंटिस्ट बैठ के कि हम किसी तरह मालूम करें कि कैसे आंसर कर देती है कंप्यूटर से पहले, और वो नहीं कर पाते। तो वो दिखाते हैं कि मतलब उससे हम समझ सकते हैं कि यंत्र मतलब ब्रेन को एनालाइज करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। ओके ओके। तो अगर हम ऐसा देखें कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, तो बाबा जी ब्रेन को तो यंत्र का पार्ट मान रहे हैं, है ना। शरीर जो है शरीर यंत्र है, तो ब्रेन भी शरीर का पार्ट है। लेकिन लेकिन ना ह्यूमन बीइंग्स सोचते भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स समझते भी हैं। अब ये सोचने समझने वाला काम जो है ना, ये ये ब्रेन कर रहा है या ये जीवन कर रहा है, ये जी एक शोध का बिल्कुल। मुद्दा है, ये देखने की बात है। मतलब मतलब ब्रेन तो यांत्रिकता की सीमा में आएगा, सोचना समझना जीवन का क्रियाकलाप है। ये जो है यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में ऐसा प्रस्तावित है, और वो उसी सोचने समझने वाले पार्ट को ही हमें रिफाइन भी करना है। तो अगर हम जब तक मानव को यंत्र मानकर चलते रहेंगे, तब तक हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। एक शायद इसमें परिचय शिविर में कहीं पर आए या ना आए, लेकिन एक जो पुस्तक है, अगर आप में से जिन जिन की रुचि हो ना, मैं रेफरेंसेस हम लोग देते रहेंगे जहाँ पे भी चर्चा में आए। जैसे भौतिकवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद है, उसमें एक चैप्टर है संकरीकरण। तो उसमें उसमें मेरे ख्याल से उसी चैप्टर में या कहीं और बाबा जी ऐसा कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ने क्लोनिंग की काफी कोशिश की है ना। आप तो हम जितने भी साइंस पढ़े हुए लोग हैं ये जानते ही हैं कि जैसे एक शीप थी, डॉली था उसका नाम, उसको वो क्लोनिंग का रिजल्ट था या उससे क्लोनिंग करने की कोशिश की गई, कुछ ऐसा था। तो ह्यूमन बीइंग्स को भी क्लोन किया जा रहा है, ऐसा साइंस में कुछ साइंटिस्ट या काफी बड़ा वर्ग है जिनकी कल्पना में आता है। तो बाबा जी उस कल्पना को ही बड़ा चाइल्डिश सा, बचकाना सा मानते हैं, क्योंकि बाबा जी का ऐसा कहना है कि क्लोनिंग जो है आप सिर्फ शरीर की कर सकते हैं, है ना। आप शरीर से एक कुछ सेल्स ले लीजिए और फिर कोई नया शरीर बना दें, तो शरीर के सेल्स से शरीर से मिलता जुलता शरीर बना पाएंगे, उसमें रंग रूप वैसा आ जाएगा, उतने तक तो बात ठीक है। लेकिन ये जो अगर हम सोचें कि क्लोनिंग से इंटेलिजेंस, क्लोनिंग से विजडम ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि विजडम तो जीवन का पार्ट है, विजडम शरीर का पार्ट नहीं है। और जब आप क्लोनिंग करने जाएंगे तो जीवन की क्लोनिंग करने की तो साइंस की कल्पना में ही नहीं है, क्योंकि साइंस को तो जीवन है ऐसा भी उनकी स्वीकार्यता में नहीं आया। तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो शरीर पर ही कर रहे हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा महापुरुष है, तो उसके शरीर का सैंपल लेकर के हम
बहुत सारे महापुरुष बना लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है ना। महापुरुषियत जो है वो शरीर का गुण नहीं है, वो जीवन का गुण है। तो जीवन को कैसे लैब में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके प्रयोग या शोध तो तब शुरू होंगे जब जीवन है पहले, ये तो स्वीकार्यता हो। तो अभी तो साइंस उसको भी नहीं मान रही है। तो ये पूरा क्लोनिंग का कार्यक्रम जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए बाबा जी ने काफी बचकाना सा कह करके उसको एक तरह से मतलब डिसअप्रूव सा किया है, रिजेक्ट सा किया है। जिसको करना है कर लो, निकल कर कुछ नहीं आने वाला, ऐसा बाबा जी क्या एक सहज सवाल उठता है कि अगर जो क्लोनिंग कर भी लेंगे तो उसको तो चलाने के लिए कोई जीवन चाहिए होगा, तो वो जीवन कहाँ से आएगा? हाँ। तो देखिए ऐसा है कि अभी भी जैसे हम देखें कि नेचुरल विधि से भी मतलब प्रेगनेंसी में भी जीवन किसी स्टेज पर आ ही जाता है। तो जब भी क्लोनिंग से भी शरीर बनेंगे तो वो भी शरीर जो है वो कुछ एक जैसे एक बच्चा रहता है बिल्कुल इन्फेंसी में या है ना, उस स्टेज से ही वो वाला शरीर भी गुजरेगा। तो उसमें भी कभी ना कभी जीवन तो आ जाएगा शायद नेचुरल विधि से, लेकिन वो वाला जीवन भी उस महापुरुष वाले जीवन जैसा होगा ऐसा नहीं है ना। तो वो हम क्लोनिंग जो करना चाहते थे वो तो किसी खास किस्म के व्यक्तियों की क्लोनिंग करना चाहते थे ताकि इस तरह के व्यक्ति बन जाएं। उस तरह के शरीर बन जाएं एक अलग चीज है, उस तरह के व्यक्ति बन जाएं ये एक अलग चीज है। तो इस तरफ जो है वो जो है ना, जब हम क्लोनिंग को जाएं तो शरीर प्लस जीवन, तो क्लोनिंग सिर्फ शरीर वाले पार्ट पे काम कर रही है। ये ध्यान दिलाने से लगता है कि हाँ मतलब अब उसका गैप हम देख पाते हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया भैया। हाँ जी ठीक है, बढ़िया। आज मैंने देखा कि 24 लोग हैं, पिछली बारी 30-35 लोग थे। ठीक है, जैसे जैसे जो है इनका अपना इंटरेस्ट रहेगा वो ग्रुप आगे चलता रहेगा। बढ़िया है, ठीक है, अभी वाइंड अप करें जी जी भैया, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर इसी समय। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते।